हेलो, ये तीसरा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का। पिछले लेक्चर में हम लोग टॉर्सन में कैसे फेल होता है डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल ये देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रिटल मटेरियल इन कंप्रेशन कैसा फेलियर होता है, ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व देखेंगे, क्रीप, रिलैक्सेशन, रेजिलियंस, टफनेस क्या होता है वो देखेंगे, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सेल लोड, अलग अलग मेंबर का एक्सेल लोड में कैसे फेलियर होता है वो देखेंगे, और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम और उसका यील्डिंग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला से अपना ब्रिटल मटेरियल कंप्रेशन में कैसे क्या होता है। तो ब्रिटल मटेरियल में जो मेरा फेलियर होता है, अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है जो वो कम होता है अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से। अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से क्यों कम होता है? ठीक है, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस की बोले स्ट्रेंथ बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो क्यों होता है? क्योंकि जो कोई भी अगर हम जब बार ले लें, मतलब कास्ट आयरन का बार है तो उसके अंदर कुछ कुछ वॉइड होगा, ठीक है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, मतलब बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक वॉइड रहता है। जो हम लोग कंप्रेस करते हैं, बॉडी को कंप्रेस करते हैं, मान लीजिए इसे कंप्रेस की, तो कंप्रेस करने से ये वॉइड जो है फील होता चल जाता है, भर जाता है, मतलब कंप्रेशन से फील हो जाता है, इसीलिए मतलब ज़्यादा एरिया मतलब बढ़ जाता है। एक्चुअली में हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन तो इसी के चलते स्ट्रेंथ है ना बढ़ जाता है, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, और इलास्टिक रेंज भी होता है जो कंप्रेशन में, वो भी जाता होता है। इलास्टिक रेंज कंप्रेशन में ब्रिटल मटेरियल का, लीनियर इलास्टिक रेंज इन कंप्रेशन इज लार्जर एज कंपेयर टू दैट इन टेंशन। ठीक है, जो लीनियर इलास्टिक रेंज रहता है वो ज़्यादा होगा कंप्रेशन में, लीनियर इलास्टिक रेंज इन कंप्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, टेंशन इज ग्रेटर देन टेंशन। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से भी देखना चाहे तो देख सकते थे कि अगर मान लीजिए ये टेंसाइल होता है और ये कंप्रेशन होता है ब्रिटल मटेरियल का, तो ये ज़्यादा होता है। ठीक है, हर चीज़ मतलब ज़्यादा होता है ब्रिटल मटेरियल का। ये मान लीजिए कुछ वैल्यू आता, मान लीजिए कुछ आता, मान लीजिए 250 आ रहा है, तो ये जो आता वो ज़्यादा होता, ये मान लीजिए 450 आएगा। ये कंप्रेशन है और ये टेंशन है। ठीक है, इस तरह का कोई कर्व बनता। ठीक है, ये हम लोग बात कर लिए ब्रिटल मटेरियल का कंप्रेशन का फेलियर के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग ब्रिटल से एक चीज आप लोगों को और नहीं बताएं, जो मटेरियल होता है वो डक्टाइल और मटेरियल जो होता है, और जो डक्टाइल होता है और या फिर ब्रिटल होता है, और ब्रिटल वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डक्टाइल होगा कि ब्रिटल होगा। कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई मटेरियल डक्टाइल हो सकता है और कोई मटेरियल ब्रिटल हो सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग का जो टेम्परेचर होता है हम लोग के आसपास, जिसमें ह्यूमन सर्वाइव करता है, वो 25 के आसपास रहता है। ठीक है, हम लोग जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग का अगल बगल का टेम्परेचर इसी रेंज में रहता है, इसी के मतलब +30 ले लीजिए या -30 ऐसे करके इसी इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं। तो उस टेम्परेचर पे जो होता है मेरा माइल्ड स्टील वो डक्टाइल होता है। लेकिन हो सकता है कि हम लोग टेम्परेचर
बहुत नीचे कर दे, घटा दे, तो जो माइल्ड स्टील है या फिर कोई भी मटेरियल है जो डक्टाइल है, माइल्ड स्टील डक्टाइल रहता है, तो वो में भी ब्रिटल हो सकता है। जैसे माइल्ड स्टील भी ब्रिटल हो सकता है जब टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर दे तब, ठीक है। और या फिर कोई ब्रिटल मटेरियल है जो जो हम लोग का जो टेम्परेचर है उसमें डक्टाइल है, सॉरी कोई मटेरियल है जो कि ब्रिटल है, कोई हम लोग का 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे हम लोग, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो ये मटेरियल भी ब्रिटल हो सकता है, ठीक है। द मटेरियल विच इज डक्टाइल एट नॉर्मल टेम्परेचर मे बिकम ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, एंड सिमिलरली अ मटेरियल विच इज ब्रिटल एट नॉर्मल टेम्परेचर मे बिकम डक्टाइल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला चीज, अगला टॉपिक, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हम लोग जो स्ट्रेस ले रहे थे जो था कि P बाई ए था, उसमें ए को भी एनोड से एनोड से डिनोट करते हैं। क्यों एनोड से डिनोट कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये बार था, माइल्ड स्टील का बार था, उसमें P फोर्स लगा रहे थे, जैसे जैसे हम लोग इसमें फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, वैल्यू को इंक्रीज कर जाएंगे P का, वैसे वैसे ये जो इसका लेंथ बढ़ते जाएगा, लेंथ बढ़ते जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी छोटा हो जाएगा। अब ए हो गया, मान लीजिए जैसे फोर्स बढ़ा दिए तो ए हो गया। तो हम लोग जो अभी स्ट्रेस देखते हैं, मतलब जो स्ट्रेस का आपको से बात कर रहे थे, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस था, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस मेरा क्या हो गया? ट्रू स्ट्रेस जो फोर्स लग रहा है वो, और एक्चुअल जो एरिया है यहाँ पे, वो हो गया मेरा ट्रू स्ट्रेस ए एरिया। क्योंकि टाइम के साथ धीरे धीरे एरिया क्या होगा? घटेगा अगर हम लोग टेंशन फोर्स लगाएंगे तो हम लोग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है, यहाँ तक सेम होगा। उसके यहाँ से जब एरिया घट जाएगा, एरिया धीरे धीरे घटने लगेगा तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। वो हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ से कि एरिया धीरे धीरे घटते जा रहा है तो स्ट्रेस और थोड़ा ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा, लोड भी बढ़ रहा है और एरिया भी घट रहा है। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये होगा। और ये मेरा हो गया इंजीनियरिंग, ये देखे थे हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन कंप्रेशन का केस में, कंप्रेशन का केस में एरिया बढ़ते चला जाता है, इसलिए जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके नीचे होगा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ये कंप्रेशन का केस में ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नीचे है, ट्रू स्ट्रेस है, डॉटेड लाइन से जो दिखाया है, ठीक है। तो हमको पता चल गया यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मतलब कैसे ऊपर नीचे होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे मेरा था क्रीप रिलैक्सेशन, ये सब देखना है, ठीक है। पहले आपको हम इलास्टिसिटी बताए थे आप लोग को पिछले बार, फिर से एक बार बता देते कर्व के द्वारा इलास्टिसिटी क्या होता है। हम बताए थे आपको कि कोई मटेरियल को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करने से एक पर्टिकुलर, अगर हम लोग स्ट्रेच तक लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे तो वो उसी लेंथ पे वापस आ जाएगा, उसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगा। तो कर्व के द्वारा नहीं बताए थे। कर्व के द्वारा मतलब मान लीजिए ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व है और ई पॉइंट है इलास्टिक पॉइंट, तो ये हम लोग मान लीजिए लोड किए, लोडिंग किए, ये लोडिंग हो गया और इलास्टिक लिमिट तक ही गए, ये है मेरा इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट से वापस आ गए। तो इसी कर्व, जैसे कर्व में है वही कर्व को फॉलो करेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए इस मेरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व भी हो सकता था, कैसा भी, अगर दूसरा मटेरियल है तो कर्व्ड होगा। इलास्टिक लिमिट से
पहले तक अगर हम जाएंगे कोई पॉइंट पे, इलास्टिक लिमिट से पहले कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे और वापस आएंगे तो इसी कर्व के लॉन्ग जाएगा और इसी कर्व के लॉन्ग वापस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए, इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए, मान लीजिए ये है मेरा पॉइंट ए इलास्टिक लिमिट, यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट कहीं होगा, यहाँ तक हम चले गए लोड करते करते, लोडिंग करते करते हम लोग इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए। तो अनलोडिंग करेंगे तो क्या होगा, तो अनलोडिंग करेंगे जब, तब ऐसे वापस आएगा और इसका स्लोप जो क्या होगा, इसका स्लोप जो इनिशियल जो स्ट्रेट लाइन था, इनिशियल स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ये पोर्शन, वही उसका स्लोप होगा। इनिशियल जो स्ट्रेट लाइन था कर्व का, उसी तरह उस उतना ही उसमें उसी स्लोप से वो वापस आ जाएगा अनलोडिंग करने से। ये अगर यहाँ पे अनलोडिंग किए तो ये क्या है मेरा, ये रेसिडुअल स्ट्रेन है या फिर परमानेंट सेट इसको बोलते हैं, परमानेंट सेट। इतना मतलब वो मटेरियल हो गया, मतलब इतना लंबा हो गया, मतलब अगर एल लेंथ था और उसको इलास्टिक से दूर ले गए हम लोग, इलास्टिक पॉइंट से आगे चल गए, ए इलास्टिक पॉइंट है तो कोई बी पॉइंट तक चले गए अगर हम लोग, तो मतलब ये इलास्टिसिटी से आगे चले गए हम लोग और उसका वापस उसको अनलोडिंग किए तो इस तरह वापस आएगा, उसमें कुछ परमानेंट सेट हो जाएगा, मतलब उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा पूरा अनलोड करने के बावजूद भी। अगर फिर से अगर दोबारा यहाँ से इस पॉइंट से अगर लोड किए हम लोग तो कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, इसी पाथ को फॉलो करेगा, यहीं से लोडिंग होगा। और बी अब उसका इलास्टिक लिमिट भी चेंज हो गया, बी उसका इलास्टिक लिमिट हो गया है, ठीक है। अगर और आगे तक जाते हैं तो फिर वो पॉइंट इसका इलास्टिक लिमिट हो जाता है, जो पॉइंट आता है। तो हम लोग इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मान लीजिए हम अगर इस पॉइंट तक जाते हैं, यहाँ मेरा ए पॉइंट है, इस पॉइंट तक जाते हैं, बी पॉइंट यहाँ होता है तो इस तरह वापस आता है, ये जो स्लोप है यहाँ तक इसका जो स्लोप है वही स्लोप से वापस आ जाता और इतना हो जाता मेरा परमानेंट सेट, और बी मेरा नया हो जाता, नया इलास्टिक लिमिट हो जाता। तो देखते हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह हम लोग अगर ज्यादा स्ट्रेन कर देंगे तो क्या होगा, मेरा जो डक्टिलिटी है वो मटेरियल का वो कम हो जाएगा, डक्टिलिटी कम हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रेन ज्यादा नहीं ले पाएगा। तो ज्यादा हम लोग किसी भी मटेरियल को अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर लेके जाएंगे, स्ट्रेन करेंगे तो उसका डक्टिलिटी घटेगा। तो हम लोग इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट एंड देन अनलोडेड, इट विल हैव रेसिडुअल स्ट्रेन एंड अनलोडिंग कर्व विल बी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल लोडिंग कर्व एंड अनलोडिंग कर्व विल बी पैरेलल टू द इनिशियल पोर्शन ऑफ द लोडिंग कर्व। इनिशियल पोर्शन के यही पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, अलग पाथ को फॉलो कर रहा है। ये मेरा लोडिंग का कर्व था, ये मेरा लोडिंग का कर्व था, उस पाथ को नहीं फॉलो करते दूसरा पाथ को फॉलो करेगा और उसका डक्टिलिटी घट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्रीप क्या होता है। क्रीप देखेंगे, क्या होता है मेरा क्रीप, ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का कि जिसमें कि हम लोग मान लीजिए इलास्टिक लिमिट के अंदर, मान लीजिए कोई मटेरियल है, रॉड है, बार बार हम रॉड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, इसको हम लोग मतलब इसमें स्ट्रेस दिए तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आएगा और इसको खींच के बहुत लंबा टाइम तक के लिए छोड़ दिए, ठीक है, बहुत लंबा टाइम के लिए छोड़ दिए, ये विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट लॉन्ग टाइम के लिए इसको खींच के लोड करके छोड़ दिए। अभी जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, ये रॉड है, इसको कहीं एक सपोर्ट है, इसको खींच के, ये इसके इतना बड़ा था नहीं, हाँ इतना लंबा था ये, लेकिन इसको हम खींच के इस दोनों सपोर्ट के बीच फिक्स कर दिए, ठीक है। तो हम लोग लॉन्ग टाइम के बाद जब इसको अनस्ट्रेच करेंगे, मतलब इसको यहाँ से निकालेंगे,
तो हम देखेंगे कि ये कुछ मतलब लंबा हो गया। क्या हो गया? लंबा हो गया। पहले मान लीजिए इसका लेंथ एल था पूरा, तो कुछ उसका ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल में स्ट्रेन आया विद इन इलास्टिक लिमिट लॉन्ग टाइम स्ट्रेस की वजह से, उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल अंडरगो एडिशनल डिफॉर्मेशन ओवर एंड अबव that due to applied load with passage of time under sustained loading within elastic limit is called creep। फिर से एक बार बता देते हैं कि लॉन्ग टाइम तक हम लोग कोई चीज को खींच के रखे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, तो उसमें क्या आ गया? मेरा एक स्ट्रेन आ गया, एक डिफॉर्मेशन आ गया, उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं। ठीक है। रोड का एग्जांपल लिए इसलिए इसमें इलोंगेशन बोल रहा है, लेकिन इसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसका एक ग्राफ बनता है। ठीक है। तो हम लोग ग्राफ से समझते हैं कि देखिए इधर एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में स्ट्रेन है। तो किसी भी मटेरियल में हम लोग मतलब स्ट्रेन दे दिए, जैसे ये है बार है मेरा, उसमें हम लोग लोड लगाए पी, किसी भी टाइम टी इक्वल टू 0 में मान लीजिए लगाए पी स्ट्रेन, तो वो हो गया मेरा इलास्टिक स्ट्रेन। अचानक से स्ट्रेन लगा उसमें, तो ए पॉइंट पे पहुंच गया वो, उसका धीरे धीरे टाइम के साथ जो स्ट्रेन है उस बार में, और फोर्स पी लगा हुआ है उसमें, स्ट्रेन धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यही है मेरा क्रीप, कि टाइम के साथ जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है। लोड लगा हुआ है। एक बार डिफिनेशन भी आप लोगों को दिखाते हैं क्रीप का। लेकिन अगर हम लोग बार को अनलोड कर दिए, तो अनलोड कर दिए जब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो ऐसा कर्व फॉलो करेगा वो। यहाँ देखिए ई एफ जी जो दिखाया हुआ है, वो अचानक से जो पी फोर्स की वजह से जितना उसमें स्ट्रेन था वो रिकवर हो जाएगा, इलास्टिक रिकवरी जिसको बोल रहे हैं। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा और जो स्ट्रेन था पहले उसमें वो थोड़ा कम होगा कुछ, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें एक परमानेंट सेट मतलब पूरा मतलब वो जीरो पे नहीं आएगा। जितना लंबा था पहले एल लेंथ मान लीजिए था, तो एल लेंथ तक दोबारा वापस नहीं आएगा। मान लीजिए बार का लेंथ एल था, इसका लेंथ अगर एल था शुरू में, या एल था इसका भी, तो एल तक वो वापस नहीं आएगा, एल तक वापस नहीं आएगा। कुछ उसमें परमानेंट सेट रह जाएगा, मतलब एल प्लस डेल्टा एल रह जाएगा। वही मेरा क्रीप है। ठीक है। तो एक बार फिर से डिफिनेशन से भी देख लेते हैं क्या है क्रीप। देखते हैं डिफिनेशन से क्या है मेरा। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन, ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है, एडिशनल डिफॉर्मेशन ओवर एंड अबव दैट ड्यू टू अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड की वजह से जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, विथ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, वो लोड भी लगा हुआ रहेगा, और जो पी लोड है वो लगा हुआ रहेगा विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं, इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है। इस कोल्ड क्रीप, लोड लगे रहने से टाइम के साथ एडिशनल डिफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे रिलैक्सेशन। ठीक है। रिलैक्सेशन देख लेते हैं, देखेंगे हम लोग। तो रिलैक्सेशन हो गया द डिक्रीज इन स्ट्रेस इन स्टील एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप विद इन स्टील अंडर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आपको पिछले एग्जांपल में बताए थे कि स्टील का मान लीजिए ये रॉड है, उसको खींच के मान लीजिए दोनों सपोर्ट के बीच में फंसा दिए और बहुत टाइम के लिए छोड़ दिए, तो इसमें कुछ स्ट्रेस होगा, मान लीजिए सिग्मा नोट स्ट्रेस होगा। सिग्मा नोट का वैल्यू मान लीजिए 100 है। तो बहुत टाइम तक छोड़ने के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद ये जो स्ट्रेस है 100 से घट के मान लीजिए 50 हो जाएगा। उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन, मतलब टाइम के साथ स्ट्रेस का कम हो जाना क्रीप की वजह से, उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। 100 से 50 एमपी हो गया स्ट्रेस, तो डिक्रीज इन स्ट्रेस इन स्टील एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप विद इन स्टील अंडर प्रोलॉन्ग स्ट्रेन इज कॉल्ड क्रीप। ग्राफ से देख लेते हैं
कि मान लीजिए हम लोग टाइम टी नोट तक किसी मटेरियल में स्ट्रेस सिग्मा नोट दिए, ठीक है। उसके टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते चल गया, टाइम के साथ स्ट्रेस कम हो गया सिग्मा नोट से, कुछ पर्टिकुलर कोई वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो गया, पर्टिकुलर वैल्यू पे आके, ये पर्टिकुलर वैल्यू है इस पे आके कांस्टेंट हो गया, जैसे सिग्मा है मान लीजिए, तो वही हो गया मेरा रिलैक्सेशन। स्ट्रेस घटने को रिलैक्सेशन बोलते हैं टाइम के साथ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग फेटिक हम लोग देखे थे। फेटिक में क्या कर हुआ था, हम लोग कोई भी मान लीजिए स्टील का मेंबर था, उसमें लोड लगाए थे, लोड रिमूव किए थे, लोड लगाए थे, रिमूव किए थे, रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग लगाए थे। तो रिपीटेड हम बताए थे आपको कि रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग लगाने से स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो घटा हुआ स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए स्ट्रेस है मेरा इधर और इधर मेरा नंबर ऑफ साइकिल्स है, पहले एक बार लोड किए अनलोड किए, लोड किए अनलोड किए करने से मेरा जो उसका स्टेज झेलने का क्षमता वो कम हो जाएगा, और जो कम होते होते जो वैल्यू आएगा ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक कम होगा, पर्टिकुलर साइकिल तक, उसका फिर कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना भी रिपीट करे उसका कुछ उसका वैल्यू कम नहीं होगा, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट, ठीक है। तो फैटिग फेलियर जो डिपेंड करता है वो एंडोरेंस लिमिट पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया, रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद कांस्टेंट हो जाता है, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट, ठीक है। अगर हम लोग स्टील का बात करें, स्टील का स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, तो उसका इंडोरेंस लिमिट जो होता है, इंडोरेंस लिमिट वो होता है हाफ ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हाफ ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये याद रखना फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये स्टील रहता तो ये आधा हो जाता अल्टीमेट स्ट्रेंथ का, ये एंडोरेंस लिमिट जो होता है वो आधा हो जाता। और नॉन फेरस मटेरियल के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसमें कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते रहता है, ठीक है। और हम लोग ये जो ग्राफ बनाए थे, ये मेरा फेरस मटेरियल के लिए था। अगर नॉन फेरस मटेरियल के लिए हम लोग ग्राफ बनाए तो क्या होगा, उसमें टाइम के साथ डिक्रीज करता ही रह जाएगा, ऐसा डिक्रीज करता रहेगा, डिक्रीज, ठीक है। साइकिल के साथ, सॉरी टाइम के साथ नहीं, साइकिल के साथ। ये स्ट्रेस है और ये साइकिल है नॉन फेरस में, ये फेरस मटेरियल के लिए है फेरस, और ये हो गया नॉन फेरस, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, रेजिलियंस क्या है। तो रेजिलियंस क्या है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के अंदर कितना स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर सकता है मटेरियल, वो होता है मेरा रेजिलियंस। ये कैसे मिलता है, तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मान लीजिए इलास्टिक लिमिट है ए, तो इसका एरिया निकाल देंगे, तो हमको रेजिलियंस मिल जाएगा। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा मेरा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा मेरा हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू
सिग्मा बाई ई, ये हो गया स्ट्रेस और ये मेरा स्ट्रेन है, ठीक है। तो सिग्मा वाई का स्क्वायर बाई 2e, ये हो गया मेरा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है मेरा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो हमको अगर रेजिलियंस चाहिए तो लोड डिफॉर्मेशन का कर्व का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो हमको रेजिलियंस मिल जाएगा। लोड अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन की जगह पे अगर हम लोग लोड डिफॉर्मेशन, ये लोड है और ये डिफॉर्मेशन है, उसका कर्व बना के अगर हम लोग एरिया निकालें तो हमको रेजिलियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो रेजिलियंस क्या हो गया मेरा? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली, ठीक है। ज्यादा मटेरियल रेजिलियंस है तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। टफनेस क्या होता है? रेजिलियंस जैसा ही होता है टफनेस। ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तक कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके कोई मटेरियल, उसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए अगर हम, तो फ्रैक्चर पॉइंट जो है, फ्रैक्चर पॉइंट का अगर हम लोग एरिया निकाल देंगे फ्रैक्चर पॉइंट तक का, तो हमको क्या मिल जाएगा? मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस दोनों एक जैसा है। मॉडुलस ऑफ टफनेस, ये भी हो गया क्या? टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम हो गया मेरा मॉडुलस ऑफ टफनेस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में निकाले तो मेरा आ गया मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। अगर ये लोड डिफॉर्मेशन कर्व में निकालते तो आ जाता मेरा डायरेक्ट टफनेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका ज्यादा एरिया आएगा वो ज्यादा टफ हो जाएगा। तो डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो ज्यादा टफ होता है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील है ना, ज्यादा टफ है कास्ट आयरन से, क्योंकि उसमें स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेन का वैल्यू ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रेन तक खींचा जा सकता है, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग दोनों का ग्राफ बनाए, माइल्ड स्टील का बनाए तो माइल्ड स्टील का कुछ ऐसा बनेगा, उसमें ज्यादा, और अगर कास्ट आयरन का बनाए तो ज्यादा स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होगा लेकिन उसका जो स्ट्रेन है वो कम होगा। तो ये एरिया देखेंगे और एक ये एरिया देखेंगे, ये एरिया देखेंगे, तो ये एरिया ज्यादा आता है मेरा, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है माइल्ड स्टील का विथ रिस्पेक्ट टू जितना मतलब कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे इसका 250 होता है तो उसका 415 होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेन बहुत कम होता है, इसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका एरिया ज्यादा आता है। तो माइल्ड स्टील ज्यादा टफ है, माइल्ड स्टील इज मोर टफ देन कास्ट आयरन, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे। अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे हम लोग डिफरेंट मटेरियल का, ठीक है। तो पहला है मेरा इलास्टोप्लास्टिक, ये इलास्टोप्लास्टिक का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो पहले वो लीनियर रहता है, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है, जैसा कि मतलब पहले इलास्टिक रहता है, ठीक है। पहला पहला स्टार्टिंग पोर्शन में, ठीक है, इलास्टिक रहता है, उसके बाद फिर प्लास्टिक हो जाता है। प्लास्टिक मतलब ज्यादा स्ट्रेन बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टोप्लास्टिक। उसका अगला है मेरा इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग,
विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। इसमें क्या है, इसमें पहले लीनियर रहता है, उसका जो प्लास्टिक होता है हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्डनिंग भी होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इंक्लाइन बनाया है, हॉरिजॉन्टल ना बना के। ठीक है, मतलब हर जो प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेन शो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी हो रहा है, मतलब तो इसीलिए इसको इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। ये है आइडियल फ्लूइड बिहेवियर। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो स्ट्रेस रजिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो फ्लूइड पढ़े थे हम लोग, जानते हैं कि जैसे फ्लूइड है, कोई मेटेरियल फ्लूइड है, तो उसमें अगर थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई स्ट्रेस नहीं रजिस्ट कर रहा है, सिग्मा बराबर 0 पे, सिग्मा इक्वल टू 0 पे, मतलब स्ट्रेन थोड़ा सा एकदम फोर्स लगाए बस स्ट्रेन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। और आइडियल रिजिड बिहेवियर मतलब हल्का सा भी स्ट्रेन नहीं है, हल्का सा भी, तो इप्सिलॉन 0 है और स्ट्रेस इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे हम लोग एक मटेरियल देखेंगे, विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मटेरियल जिसमें विस्कोसिटी भी हो, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी दोनों हो, उसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। तो विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी दोनों हो, बोथ विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी, बोथ विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी हो, और टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन शो करता है, एंड एग्जिबिट टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग विस्को इलास्टिक मटेरियल। एग्जाम्पल क्या है विस्को इलास्टिक का, पॉलीमर है, स्किन है। हम लोग जो स्किन होता है उसको हम लोग देखे हैं बहुत बार, जैसे आपका जैसे हाथ का चमड़ा है, उसको अगर आप खींच देंगे तो ऐसा हो जाएगा, खड़ा हो जाता है, और धीरे 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 करके वो अपना पोजीशन में वापस आ जाता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे धीरे, बहुत टाइम के साथ। ठीक है, एकदम प्रॉपर प्लेन हो जाता है। अब चमड़ा को कहीं पे भी चमड़ा होगा, उसको मान लीजिए कहीं दब जाएगा हाथ, तो गड्ढा हो जाएगा कुछ देर के लिए, फिर धीरे धीरे करके वापस आ जाता है। तो उसमें विस्कोसिटी भी है हम लोग स्किन में, और इलास्टिसिटी भी है। इलास्टिसिटी मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है टाइम के साथ। तो एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, मतलब स्किन है ना विस्को इलास्टिक का। ठीक है, और टेनासिटी क्या होता है, टेनासिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। ठीक है, तो टेंसाइल लोड सहने की क्षमता को हम लोग टेनासिटी बोलते हैं। टेंसाइल लोड रेजिस्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेनासिटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, ये कभी कभी यूज में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड। ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग ही लेक्चर में आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि मान लीजिए कोई बार है, कोई बार है, उसमें पी फोर्स लगाए हम लोग, पी फोर्स लगाए, तो स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ इसके अंदर, स्ट्रेस हुआ, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो स्ट्रेस हो गया पी बाई ए, और स्ट्रेन कितना हो गया, स्ट्रेन कितना हो गया, इसमें कितना लेंथ में चेंज आया, डिवाइड बाई एल। और मेरा इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन,
तो लिखेंगे अगर ई बराबर ई इक्वल टू पी बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से हम लोग डेल्टा एल को अगर अलग करेंगे तो आ जाएगा पी एल बाई ए ई। ठीक है, पी एल बाई ए ई। उसको इलोंगेशन भी बोल सकते हैं। मान लीजिए इलोंगेशन बोलना है, हम डेल्टा इसको बोलना चाहते हैं, डेल्टा एल को, तो पी एल बाई ए। मतलब पी फोर्स से अगर खींचेंगे, पी फोर्स से अगर किसी भी बार को हम खींचेंगे तो मेरा कितना होगा इलोंगेशन, पी एल बाई ए ई। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो बार था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट था। इसमें पी फोर्स लग रहा था तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है, ए हर जगह, कहीं भी अगर इसको काटेंगे तो ए फोर्स आएगा, कहीं भी काटेंगे तो इसमें ए फोर्स आएगा, कहीं भी काटेंगे तो ए फोर्स आएगा, सॉरी ए एरिया आएगा, गलती से ए एरिया आएगा, कहीं भी काटेंगे तो ए एरिया आएगा, ए एरिया आएगा, ए एरिया आएगा। हर जगह एरिया कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूला में एरिया कांस्टेंट है। और कहीं भी अगर सेक्शन को कट करके देखेंगे, जैसे ये सेक्शन 1 1 है, 1 1 2 2 1 1 2 2, कहीं भी कट करेंगे अगर और फोर्स को इक्विलिब्रियम करेंगे क्योंकि पूरा बॉडी रेस्ट पे है, ये मान लीजिए 1 1 पे कट किए 1 1, तो भी पी फोर्स आएगा। अगर 2 2 पे भी कट करें, ये मान लीजिए 2 2 है, तो पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या होगा, दोनों तरफ से फोर्स एक्स डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो हर जगह फोर्स कांस्टेंट है पी, मतलब पी फोर्स की जगह हर क्रॉस सेक्शन में पी फोर्स लग रहा है, हर क्रॉस सेक्शन में पी फोर्स की वजह से इलोंगेशन हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें फोर्स भी चेंज हो रहा हो और जो मेरा एरिया वो सब चेंज हो रहा हो, तो हम लोग ऐसा बार्स के बारे में बात करेंगे, बार्स और वेरिंग क्रॉस सेक्शन और फोर्स। वेरिंग सेक्शन और फोर्स। ठीक है, ऐसा केस में क्या होगा, ऐसा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जाके या फिर वाई डिस्टेंस पे जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके और डीएक्स एलिमेंट कट करेंगे, डीएक्स एलिमेंट। और उस डीएक्स एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा डी ऑफ डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एक्स, उस डीएक्स एलिमेंट में कितना फोर्स लग रहा है तो उसका लेंथ कितना है, डीएक्स डिवाइड बाई एरिया उसका ए एक्स इंटू ई। ठीक है, मतलब इस छोटा सा एलिमेंट में, डीएक्स एलिमेंट में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम देखेंगे। इस डीएक्स एलिमेंट में कितना फोर्स की वजह से इलोंगेशन आ रहा है, इस डीएक्स एलिमेंट में किस फोर्स की वजह से इलोंगेशन आ रहा है, वो है पी एक्स, वो मेरा पी एक्स है। उसका लेंथ कितना है, डीएक्स है। उसका एरिया कितना है उस डीएक्स एलिमेंट का, वो ए एक्स है। और ई वही फॉर्मूला जो ऊपर पढ़े थे हम लोग उसी को ब्रेक कर दिए, पी एल बाई ए था ना, उसको कर दिए, उसमें फोर्स कितना लग रहा है, डीएक्स एलिमेंट का लेंथ कितना है, डीएक्स, एरिया उसका ए एक्स और ई। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल बराबर क्या आएगा, पी एक्स इंटू ई, 0 से एल पूरा लेंथ के लिए करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा। ऐसे हम लोग एक दो केस देखते हैं एग्जाम्पल इसका। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट। डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट। ये मेरा कोई भी बार है जिसको अपना वेट की वजह से, मान लिया उसका वेट W है, तो अपना वेट की वजह से कितना उसमें
इलोंगेशन आएगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन आएगा, उसका लेंथ एल है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो इसमें हर मतलब क्रॉस जगह पे एक फोर्स तो नहीं लग रहा है, मतलब क्या कहना चाहते हैं देखिए हम, जैसे हम इस कोई भी एक एलिमेंट को पकड़े, तो यहाँ पे इस एलिमेंट में कितना वेट लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो उसके नीचे जो पोर्शन है, इस पोर्शन का वेट लग रहा है, इसमें इस पोर्शन का वेट लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट पकड़ते हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट पकड़ते हैं, तो इसके नीचे वाला पोर्शन का वेट लगता है उसमें, उसके नीचे जो भी पोर्शन है उसका वेट उस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। अगर इस पोजीशन का बात करें, यहाँ पे कितना वेट होगा, तो उसके नीचे वाला उस पर लोड डाल रहा है। उस तरह यहाँ पे अगर बात करें तो उसके नीचे वाला चीज उसके ऊपर लोड डाल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट ले लिए, वाई वाई ले लिए, सॉरी डी वाई ले लिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द टॉप, ऊपर से वाई डिस्टेंस पे जाके डी वाई एलिमेंट कट कर लिए, ठीक है। ये कितना बचा, ये बचा मेरा एल माइनस वाई, ठीक है। ये वाई जो है ये इसका सेंटर का डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, डी ऑफ या फिर डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, ये जो डीवाई एलिमेंट है उस पर कितना वेट लग रहा है, तो इसका वेट लग रहा है, इसका वेट लग रहा है, इसका वेट निकालना पड़ेगा हम लोग को, कितना होगा इसका वेट, निकालते हैं हम लोग इसका वेट। इसका वेट होगा, इसका मान लीजिए डेंसिटी अगर गामा है यूनिट वेट, तो गामा इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर बार है, तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है इंटू एल माइनस वाई, ये होगा इसका वेट, इसको ऐसा बोल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, वेट गामा ए एल माइनस वाई, ठीक है। एलिमेंट का कितना लेंथ है, तो डी वाई लेंथ है, एरिया कितना है, तो एरिया ए है इंटू ई, ठीक है, कट गया। इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा मेरा गामा एल स्क्वायर बाई 2e डेल्टा इक्वल टू, ठीक है। और टोटल अगर रॉड का वेट देखें तो क्या आएगा, डब्ल्यू गामा ए इंटू एल आएगा। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा मेरा, यहाँ ऊपर में ए करेंगे और नीचे में भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे देखते हैं, ऊपर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला तोड़ सकते हैं हम लोग, क्या डब्ल्यू एल बाई 2 ए, ठीक है। तो ये पूरा टोटल का वेट डब्ल्यू था, इस पूरा रोड का वेट कितना था, डब्ल्यू था, डब्ल्यू। लेकिन अगर यही वेट अगर डब्ल्यू नीचे यहाँ लगता, यहाँ लगा रहता यहाँ पे, तो कितना होता मेरा डिफ्लेक्शन डेल्टा, तब होता मेरा डिफ्लेक्शन डेल्टा डब्ल्यू एल बाई ए होता अगर वो नीचे रहता, लेकिन वो पूरा वेट था उसका जो कि पूरा बार में था, इसीलिए वो डब्ल्यू एल बाई इतना आया, डब्ल्यू एल बाई 2 ए आया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन था वो आधा हुआ अगर पूरा वेट दैट ड्यू टू लोड डब्ल्यू एट एंड, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और एक केस देखते हैं, इसमें यहाँ इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो है वेट अलग अलग लग रहा था हर क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। अगला केस देखते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, तो टेपर्ड बार का केस है, टेपर्ड बार। तो मान लीजिए टेपर्ड बार है,
इसमें मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे इसका डायमीटर है D1 और यहाँ पे है इसका डायमीटर D2। ठीक है, P फोर्स लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, देखते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा मेरा डेल्टा क्या होगा, कोई भी हम लोग थोड़ा सा x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट कट करेंगे। क्यों dx एलिमेंट कट करना पड़ा हमको एक डिस्टेंस पे जाके, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम नहीं है, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जा रहा है। लेकिन हम कहीं भी अगर कट करें, कहीं भी कट करें और फोर्स को एनालाइज करें तो मेरा फोर्स हर जगह P आएगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए कट किए, ये 1 1 है, 1 1 पर कट किए, टोटल बॉडी जो है मेरा वो इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ P लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना फोर्स लगना पड़ेगा 1 1 पे, 1 1 पे भी P फोर्स रखना पड़ेगा। P फोर्स नहीं रखेंगे तो जीरो फोर्स नहीं आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हर जगह फोर्स किसी भी जहाँ पे कट करेंगे तो फोर्स P आएगा, तो एरिया चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे डायमीटर कितना है वो हमको पहले देखना पड़ेगा, इसको D बोल देते हैं, डायमीटर को D। तो D को कैसे लिखेंगे हम लोग, D को लिखेंगे D1 यहाँ का डायमीटर प्लस जब हम लोग इधर से इधर बढ़ रहे हैं, जब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है D1 से D2 हो जा रहा है, तो मेरा यूनिट लेंथ में कितना डायमीटर चेंज हो रहा है, L डिस्टेंस में डायमीटर कितना इंक्रीज कर रहा है, D2 माइनस D1। ठीक है, L डिस्टेंस पे डायमीटर मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब D1 से कितना इंक्रीज हो जा रहा है, D2 हो जा रहा है, तो इंक्रीज कितना होगा, जैसे मान लीजिए 1 से 2 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, दोनों को माइनस करेंगे तो इंक्रीज आ जाएगा, 1 का इंक्रीज हुआ। उस तरह इंक्रीज कितना हुआ, तो D2 माइनस D1 इंक्रीज हुआ L डिस्टेंस पे, D2 माइनस D1, तो यूनिट में कितना हो गया, D2 माइनस D1 बाई L, तो x में कितना इंक्रीज होगा, तो D2 माइनस D1 बाई L इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डायमीटर हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाते, यहाँ D1 था, D1 प्लस D2 माइनस D1 बाई L इंटू एक्स, ये हो जाएगा डायमीटर यहाँ पे x क्रॉस सेक्शन पे, x पे। तो डेल्टा का क्या इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल टू P, हर जगह कॉन्स्टेंट है, dx डिवाइड बाई वहाँ का एरिया कितना होगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर होगा, d कितना होगा D1 प्लस D2 माइनस D1, स्मॉल d लिख रहे हैं, ठीक है, बाई L इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू ई, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन के यहाँ से 0 से लेके L तक। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है वो याद कर लीजिए, डायरेक्ट आता है मेरा 4PL बाई पाई D1 D2 इंटू ई। इसको याद करने का तरीका बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये कांस्टेंट डायमीटर का अगर बार रहता, D रहता अगर इसका डायमीटर, तो क्या हो जाता फॉर्मूला, सिंपल हो जाता PL बाई ए डेल्टा डिफ्लेक्शन, PL एरिया क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू ई, 4 को ऊपर कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है मेरा, अगर यूनिफॉर्म क्वेश्चन होता तो 4PL बाई पाई डी स्क्वायर ई। तो समझ लीजिए ये जो डी स्क्वायर है, मतलब यहाँ डी इंटू डी है, 4PL पाई डी इंटू डी है,
इंटू ई, तो डी ए डी इंटू डी को D1 D2 लिख दिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया अगर डायमीटर चेंज हो रहा है तो। लोग स्टेप्ड बार देखेंगे अब। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप्ड बार है, मतलब कि बार का क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। पहला बार है तो उसका A1 E1 और L1, A1 एरिया है, E1 इलास्टिक मॉडुलस है और L1 लेंथ है। दूसरा A2 E2 L2, तीसरा में A3 E3 L3, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, इलास्टिक मॉडुलस और लेंथ है। ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका पॉइंट A B C और D है। T पॉइंट पे PD फोर्स लग रहा है, C पॉइंट पे PC फोर्स लग रहा है और B पॉइंट पे PB फोर्स लग रहा है। तो कैसे इसको एनालाइज करेंगे, तो हम लोग एक एक बार का में क्रॉस सेक्शन कट करेंगे और उसका इक्विलिब्रियम देखेंगे, उसके अंदर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को इसका टोटल इलोंगेशन बताना है, टोटल डिफ्लेक्शन बताना है। इसमें हम लोग को क्या करना है, टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी बताना है, पॉइंट डी। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो पहले देखिए हम लोग इस बार में ये जो बार है सी डी, इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, उसके अंदर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो निकालेंगे इक्विलिब्रियम से, क्योंकि पूरा बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि फिक्स किया हुआ है शाफ्ट ऊपर में, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो फोर्स जो है उसमें जीरो होगा, समेशन ऑफ फोर्स। तो मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन कट किए 1 1 1 1 सेक्शन कट किए, देखिए कट किए 1 1 सेक्शन। तो इधर से मान लीजिए पीडी फोर्स है, तो इधर कितना फोर्स होगा, ऊपर में भी पीडी फोर्स होगा, तो इसका मतलब इस बार में पीडी फोर्स है। फिर यहाँ एक सेक्शन कट किए 2 2 2 2 कट किए यहाँ पे 2 2, तो यहाँ पे मान लीजिए फोर्स पीडी है, यहाँ पे फोर्स पीसी है, तो यहाँ कितना फोर्स होगा, पी सी प्लस पीडी होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या पता चल गया कि इस बार में बीसी बार में नाम दे देते हैं इसका 1 पहला बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार। तो सेकेंड बार में हर क्रॉस सेक्शन में कितना फोर्स है, पीसी प्लस पीडी फोर्स है, तो पीसी प्लस पीडी फोर्स की वजह से इलोंगेशन हो रहा है सेकेंड बार में। फिर थर्ड बार को हम कट करेंगे, यहाँ कट किए 3 नाम दिए, इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे। यहाँ कितना फोर्स है, पीडी फोर्स है, यहाँ मेरा पीसी फोर्स है और यहाँ मेरा पीबी फोर्स है, पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ कितना फोर्स आएगा, जस्ट इसका उल्टा में आएगा मेरा पी सी प्लस पी डी माइनस पी बी। ठीक है, इतना फोर्स आएगा मेरा, क्योंकि पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है। आप निकाल के देख सकते हैं। क्या करना है आपको, मान लीजिए इसको x मान लेंगे, x कोई भी x फोर्स मान लेंगे और इक्विलिब्रियम में निकालेंगे, जैसे x प्लस पी बी, बस इक्विलिब्रियम करना है, क्योंकि ये दोनों फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, ये दोनों फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, तो पी सी प्लस पी डी करेंगे तो x निकालेंगे तो क्या आएगा, पी सी प्लस पी डी माइनस पी बी, बस इक्विलिब्रियम करना है। यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम में किए थे, यहाँ पे मान लीजिए कुछ मान लीजिएगा y मान लीजिएगा, तो y ये ऊपर एक्ट कर रहा है, ये दोनों नीचे एक्ट कर रहा है, इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर इतना आ जाएगा इस तरह के। फिर हमको मान लीजिए डिफ्लेक्शन बताना है, तो सारा में डिफ्लेक्शन जो होगा, ऐसे 3 में डिफ्लेक्शन जो होगा, 3 में डिफ्लेक्शन कितना होगा, पी डी पी एल बाई ए एल थ्री प्लस ई थ्री ए थ्री। 2 में डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो 2 में फोर्स कितना है, पी सी प्लस पी डी इंटू एल टू डिवाइड बाई ए टू ई टू। 1 में कितना फोर्स है, 1 में फोर्स है पीसी प्लस पी डी माइनस पी बी इंटू L1 डिवाइड बाई A1 E1। ठीक है, तो ये मेरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा सब में जोड़ के। इस तरह हम न्यूमेरिकल से बताएंगे, ज़्यादा क्लियर होगा अगला लेक्चर में। ठीक है।